हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तन के बारे में और क्या कहते हैं आभासी गहराई के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जो है इनसे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हवा में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 7200 एंगस्ट्रम है। तो कांच के आगे लिखा है, इसका मीनिंग है कांच का ही अपवर्तनांक है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, मैं तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। हवा में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 7200 है, तो कांच में तरंगदैर्ध्य अपन को ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं हम। हवा के अंदर तरंगदैर्ध्य, तो लैम्डा ए, हवा के अंदर तरंगदैर्ध्य 7200 एंगस्ट्रम, और कांच के अंदर हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। ओके, और कांच का जो अपवर्तनांक है म्यू जी, वो है 1.5, और हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू ए बराबर 1। जो चीज़ हमें ज्ञात है वो लिख दीजिए। अब आपको मालूम हो चुका है कि कौन सा सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य के बीच वाला जो संबंध है वो वाला सूत्र। जैसे अगर मेरे पास साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन बराबर लैम्डा वन बटा लैम्डा टू, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जी और ए किसको देवें, पहले तो किसी को भी दे दीजिए। प्रथम माध्यम को मान लीजिए हवा है, दूसरा माध्यम मान लीजिए कांच है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रश्न के अंदर। तो पहला माध्यम मान लीजिए आप हवा मान लीजिए, प्रथम माध्यम आप हवा मान लें, तो प्रथम माध्यम हवा मान लेंगे तो म्यू ए, और यहाँ पर भी क्या होगा, लैम्डा ए। और दूसरा माध्यम आपने कांच मान लिया तो ये हो गया म्यू जी, और ये भी क्या हो गया, लैम्डा जी। ठीक है, अब सूत्र बना दिया आपने। अब इसको मान रख दें इनके, जिन जिन के मान आपको मालूम है। 1.5, म्यू ए का मान है 1, लैम्डा ए का मान है 7200, और लैम्डा जी। ठीक है, और लैम्डा जी आपको निकालना है। कांच के अंदर तरंगदैर्ध्य के मान ज्ञात करना है, तो लैम्डा जी बराबर 7200 बटा 1.5। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 60 हो जाएगा। एंगस्ट्रम। अगर आपका पहले वाला तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो फिर ये वाला भी एंगस्ट्रम के अंदर ही आएगा। इस तरीके से ये आंसर मिल गया। ठीक है, किसी झील में मछली 12 सेंटीमीटर गहरी दिखाई देती है। मछली का प्रतिबिंब कितना ऊपर उठा प्रतीत होता है, और पानी का अपवर्तनांक आपको दे दिया है 4/3। अब देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई भी आदमी व्यक्ति एक झील के ऊपर, झील के किनारे पे खड़ा है और झील के अंदर देख रहा है, तो ये जो 12 सेंटीमीटर गहरी दिखाई देती है, मतलब गहरी कहने का मीनिंग है ये उसकी वास्तविक गहराई है। ठीक है, बारह सेंटीमीटर गहराई में है, 12 सेंटीमीटर गहराई में। ठीक है, तो जो ये 12 सेंटीमीटर गहराई में है, ये उस क्या नाम मछली की वास्तविक स्थिति बता रहा है कि मछली इतनी गहरी झील के अंदर है, 12 सेंटीमीटर गहरी है।
अब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अगर कोई किनारे से किनारे पे के पास में जो ये मछली जो जिसको देख रहा है वो 12 सेंटीमीटर गहरी, वो तो उसकी वास्तविक गहराई है, परंतु उसको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये तो आपको मालूम है क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमने पूरा इससे संबंधित पूरा एक लेक्चर किया था। तो आपको कितना क्या बताना है, मछली का प्रतिबिंब कितना ऊपर उठा प्रतीत होता है। तो मछली का जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हमें तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, वास्तविक गहराई तो दिखाई देगी नहीं, तो वो उसका प्रतिबिंब के कारण हमें उसकी आभासी गहराई दिखाई देती है। तो आपको बताना है कितना ऊपर उठा दिखाई देगा। मतलब मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मान लीजिए गहराई में कोई यहाँ पर मछली है, तो ये ओरिजिनल उसकी जो गहराई है वो 12 सेंटीमीटर है, और अपवर्तन के कारण जो है ये यहाँ पर नहीं, देखने पर यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई दी, ये इसकी वास्तविक जगह थी, यहाँ पर नहीं, अब ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कितनी ऊपर उठ गई। तो आपको एक्चुअल में ये पूछा है, आभासी गहराई इसमें नहीं पूछी, आपको ये पूछा है जिसको हम क्या कह सकते हैं, तली का विस्थापन करके हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है कि नहीं है। तो ये जो विस्थापन है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कह सकते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वो हमें ज्ञात करना है। तो तली के विस्थापन वाला सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं इसमें ये तली के विस्थापन वाला सूत्र। तली के विस्थापन का सूत्र x इजिकल्स टू h माइनस h। वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई माइनस कर देंगे तो तली का विस्थापन आ जाएगा, या फिर जो भी वो वस्तु है कितनी ऊपर उठ गई उस, है ना, तो उसका प्रतिबिंब कितना ऊपर उठ जाता है, कितना ऊपर उठा दिखाई देता है, ये कह सकते हैं। और स्मॉल h नहीं है तो स्मॉल h का मान जो है, आभासी गहराई का मान क्या होता है, h बटा म्यू। ठीक है, 1 माइनस 1 बटा म्यू। x बराबर ये है वास्तविक गहराई जो कि 12 सेंटीमीटर है, और म्यू अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब ये 3 को ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको माइनस कर दिए, 1 में से 3/4 माइनस हो जाता है तो 1/4 बचता है ना। और देखिए इसको इससे कट कर दें, x बराबर 3, और ये सेंटीमीटर के अंदर था इसलिए ये भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका जो है कितनी विस्थापित हुई, कितनी ऊर्ध्वाधर इसका जो प्रतिबिंब ऊपर उठ गया, उसका आंसर है 3 सेंटीमीटर। हाँ, सिर्फ अगर आभासी गहराई पूछता तो क्या करते, आभासी गहराई पूछता तो सीधा यही आंसर है, h बटा म्यू। h बटा म्यू कितना है, कैपिटल H बटा म्यू क्या है, कैपिटल H तो आपका 12 है, और म्यू कितना है, म्यू है आपके 4/3। तो कैपिटल H बटा म्यू 4/3, तो ये देखिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आभासी गहराई 9 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, तली 3 सेंटीमीटर ऊपर उठी है तो फिर ये तो 9 सेंटीमीटर ही हुआ, तो आभासी गहराई 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किसी एक वर्णी प्रकाश की आवृत्ति 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है, तो निर्वात में गमन करती हुई 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, इस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
एक वर्णी प्रकाश का मीनिंग है, वैसे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक वर्णी प्रकाश मतलब एक ही कलर का प्रकाश। उससे क्या होता है भाई, एक ही प्रकार का प्रकाश है तो उसकी आवृत्ति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। मतलब उसकी जो आवृत्ति है, तो मतलब ये एक आवृत्ति दे रखी है, वो एक ही प्रकाश है। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो फिर ज़्यादा ज़्यादा आवृत्तियाँ होती है, अलग अलग प्रकाश की अलग अलग आवृत्तियाँ होती है। इसने कहा एक ही तरह का प्रकाश आ रहा है, तो इसमें अपन को माइंड नहीं करना है, ठीक है। जो एक प्रकाश है, समझ लीजिए कोई प्रकाश है, उसकी आवृत्ति ये है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ओके। और ये निर्वात में अभी गमन कर रही है, और जिसकी आवृत्ति ये अभी निर्वात में गमन कर रही है, और निर्वात में गमन करती हुई 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर जाती है, अपवर्तन हो जाता है। इस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। जो जिस माध्यम में इसने प्रवेश किया है ना, उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको मालूम करनी है। तो अभी इससे पहले हमने तरंगदैर्घ्य मालूम की थी। देखिए, अगर हमको अपवर्तनांक वगैरह मालूम हो, एक तरंगदैर्घ्य मालूम होनी चाहिए थी भाई। दोनों में किसी एक की तरंगदैर्घ्य मालूम हो, दूसरे की निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों की तरंगदैर्घ्य मालूम नहीं, दोनों में से किसी की भी तरंगदैर्घ्य मालूम नहीं है, तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात कैसे? क्योंकि अभी तो मैं लिख दूंगा λ1 बटा λ2, दोनों ही अज्ञात हैं। और दोनों ही अज्ञात है तो फिर एक ही सूत्र के अंदर दोनों ही अज्ञात होंगे, तो फिर हम मान कैसे निकालेंगे? तो इसका मीनिंग है हमें इस सूत्र से नहीं करना होगा, हमें कुछ और करना होगा। आपको मालूम है एक सूत्र और भी है, v = न्यू लैम्डा। v = न्यू लैम्डा। तो न्यू आवृत्ति तो हमें दे रखी है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। अगर मैं v निकाल दूं, अगर v मिल जाए उस माध्यम के अंदर, उस माध्यम में v मिल जाए, तो देखिए आवृत्ति पड़ी है तो तरंगदैर्घ्य उस माध्यम का आ जाएगा। तो हमें इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर किसी एक की तरंगदैर्घ्य ज्ञात होती तो हम वो अनुपात वाला फॉर्मूला लगाते, स्नेल के नियम का वाला फॉर्मूला लगाते। तो हमें इस वाले के सहायता से काम करना पड़ेगा। तो देखिए दो माध्यम है, माध्यम ये है निर्वात, और ये कोई माध्यम है अज्ञात माध्यम, ठीक है। निर्वात के अंदर, हाँ, निर्वात का जो है अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक म्यू, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? μm बराबर 1.5, ठीक है। और क्या क्या गिवन है? इस जब वो निर्वात में गमन कर रही थी तब उसकी आवृत्ति कितनी थी? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस माध्यम में जब प्रवेश कर जाएगी तो क्या आवृत्ति बदलेगी क्या? अभी सेकंड क्वेश्चन किया था, माध्यम भले ही बदला हो, आवृत्ति नहीं बदली। जब वो निर्वात में चल रही थी आवृत्ति ये थी, निर्वात से घुस गई किसमें? इस वाले माध्यम में, तो माध्यम बदलने पर आवृत्ति का मान नहीं बदलता। तो कहने का मतलब इस वाले माध्यम में भी प्रकाश की आवृत्ति वही रहेगी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इस वाले माध्यम में निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है? v, 3 जो c कह सकते हो आप इसको, v = c कह दीजिए। v = c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस वाले के अंदर अगर मैं वेग निकाल दूं, तो देखिए अगर मैं इस वाले में वेग निकाल देता हूं तो वेग मालूम, इस वाले में तरंगदैर्घ्य मालूम, आवृत्ति मालूम, वेग मालूम, इस वाले माध्यम में आवृत्ति मालूम हो जाएगी, तो तरंगदैर्घ्य अपने आप निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले इस वाले माध्यम में क्या निकालना है? वेग। वेग निकाल देते हैं, फिर अपना काम चल जाएगा। तो वेग निकालने के लिए देखिए क्या नाम है, म्यू दे रखे हैं, दोनों की अपना अपवर्तनांक दे रखे हैं, और ये एक का वेग दे रखा तो दूसरे का वेग अपने आप निकल जाएगा। क्या है सूत्र? μ1 बटा μ2 बराबर, या फिर कह सकते हैं μ2 बटा μ1, हम चेंज कर देते हैं, अगर μ2 बटा μ1 बराबर v1 बटा v2। इसको भी पहला माध्यम किसी को भी माने, आप जैसे मान लो कह दिया निर्वात से गमन कर रही है, तो ये है निर्वात, पहला माध्यम हो जाएगा निर्वात। तो निर्वात के अंदर जो तरंगदैर्घ्य है, अपवर्तनांक है वो है 1। दूसरा माध्यम कौन सा है जिसका अपवर्तनांक कितना? 1.5। पहला माध्यम निर्वात है,
तो निर्वात के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको दूसरे माध्यम के अंदर जो है चाल निकालनी। तो V2 इज इक्वल्स टू 1.5 नीचे आ जाएगा, ये गया उधर, ये आया इधर, 2 बार कटा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, इस तरीके से आपका ये वेग का मान आ गया है। अब वेग आ गया तो v बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो v2 बराबर न्यू लैम्डा 2, क्योंकि एक ही तरह के प्रकाश के लिए, तो दूसरे माध्यम के लिए लगाओ, तो दूसरे माध्यम के लिए वेग बराबर क्या हो जाएगा, उस माध्यम के अंदर आवृत्ति और उस माध्यम के अंदर तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो वेग क्या है उस वाले माध्यम में, ये रहा 2 × 10⁸ बराबर आवृत्ति, ये रही आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, दोनों ही एसआई में है, तो लैम्डा का मान किसमें मिलेगा, मीटर के अंदर मिल जाएगा। तो लैम्डा 2 बराबर, ये जाएगा नीचे, 2 में 5 का भाग लगाएंगे, 0.4 × 10⁻⁻6 मीटर। अब अपन को इसको एंगस्ट्रम में चेंज करना है, तो उसमें 10⁻−10 होनी चाहिए, तो इसको डेसिमल को 4 डिजिट उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 4000 × 10⁻−10 मीटर, और इसे बोलते हैं एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो देखिए इस वाले माध्यम में तरंगदैर्घ्य मिल गया है ना, तो इस तरीके से हमने तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लिया। कांच, कांच व पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 4/3 है। कांच व पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो अपन को दे रखा है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। कांच व पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है जिसे हम बोलते हैं μg बराबर वो है 3/2, और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको हम बोलते हैं μw वो है 4/3। ठीक है, 3/2 और इसका हो जाएगा 4/3। कांच व पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, कांच व पानी में प्रकाश का वेग का अनुपात, कांच व पानी, कांच व पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात, ये आपको ज्ञात करना है Vg/Vw। तो आपको मालूम है सूत्र क्या है, या आपको ये अनुपात ज्ञात करना, ये दे रखा है, तो इसमें स्नेल्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई μ2/μ1 बराबर लैम्डा क्या V1/V2। चीज़ समझ में आती है ये चीज़। अब पहला किसको माने दूसरा किसको माने, तो इसमें भी आप कोई भी मान सकते हैं, चॉइस है आपकी। तो जैसे इसमें निकाला वही, तो जी मान लीजिए पहला और दूसरा मान लीजिए पानी को। तो पहला मान लिया कांच को और दूसरा मान लिया पानी को, तो यहाँ पर भी पहला है कांच और दूसरा है पानी। अब इसमें मान रख दीजिए μw 4/3, μg 3/2 बराबर Vg। अच्छा, इसका मान तो है अनुपात ही है, डायरेक्ट अनुपात ही निकालना है, Vg/Vw। ये गया ऊपर, ये नीचे आ गया 8/9 Vg/Vw, 8/9 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 2D गहराई के पात्र को आधा μ1 अपवर्तनांक वाले तरल से भरा जाता है तथा बाकी आधा
पात्र को μ2 अपवर्तनांक वाले तरल से भरा जाता है तो बर्तन की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। समझ आता ना प्रश्न? तो कोई एक पात्र था, ये देखिए ये एक पूरा पात्र था जिसमें आधा तो किसी और तरल से भरा है उसको, आधा किसी और तरल से भरा हुआ है। ये पूरी की पूरी जो गहराई है वो है 2D, ठीक है। ये गहराई 2D है और इसमें आधा इस तरल से आधा है, जिसमें इसका जो अपवर्तनांक है वो μ1 है और इसका अपवर्तनांक जो है μ2 है, ठीक है। ऐसा प्रश्न हमने किया था डेरिवेशन के अंदर, ऐसा कंसेप्ट हमने किया था। तो आपको मैंने बताया था ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों के कारण कितना ऊपर उठ जाता है, ऊपर क्या दोनों के कारण आभासी कितना प्रतीत होता है वो हम देखते हैं, क्योंकि हमें आभासी गहराई निकालनी है, ठीक है ना। आभासी गहराई तो दोनों के कारण होगी, तो उसके लिए मैंने सूत्र दिया था आपको H = T1 अपॉन T2 अपॉन, ठीक है। और ये T1 T2 क्या है, क्या कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के माध्यमों की वास्तविक गहराई, अलग अलग माध्यमों की वास्तविक गहराई या उनकी मोटाई कह सकते हो, कुछ भी। तो पहले इस वाले माध्यम के लिए बात करते हैं। तो इस वाले माध्यम की वास्तविक गहराई क्या है, D, क्योंकि ये पूरा 2D है, आधा है तो ये D बटा इसका अपवर्तनांक क्या है μ1 प्लस इसका क्या है D और इसका अपवर्तनांक क्या है μ2। तो देखिए ये आपको मिल गया, हमको इसी के पदों में चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर D बोला गया है गहराई और अपवर्तनांक μ1 μ2 बोला गया है। प्रश्न के अंदर ये D और μ1 के मान आ सकते हैं और एक माध्यम के जगह 3, 2 माध्यम की जगह 3 और 4 माध्यम हो सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है तो इसमें प्रकाश का वेग सेंटीमीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है तो इसमें प्रकाश का वेग ज्ञात करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, वो भी। तो अपवर्तनांक जो है वो पता है हीरे का और वेग ज्ञात करना है। तो आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, किसी का भी अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है, C बटा उस माध्यम में वेग, जिस माध्यम का अपवर्तनांक है उसी माध्यम का वेग। तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा अगर C में उस वेग का भाग लगा दिया जाए। म्यू बराबर कितना है 2 बराबर C कितना होता है प्रकाश की निर्वात में 4 बटा V। तो V बराबर क्या हो गया 3 × 10⁸ 8 बटा 2। V बराबर 1.5 × 10⁸ यह है मीटर पर सेकंड। अभी जो आपको मिला है वो मिला है मीटर पर सेकंड के अंदर, परंतु आपको किसने पूछा है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आपको आंसर निकालने को बोला है। तो कोई बात नहीं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। 100 से गुणा कर देंगे सीधा, 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो V = हो जाएगा 1.5 × 10⁻10, 2 घात और बढ़ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से प्रकाश का वेग निकाल दिया, ठीक है। अगर अपवर्तनांक दे रखा है तो वेग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इजी से उसमें भी वेग निकाला जा सकता है, इसमें से, इस वाले सूत्र से भी। तो आज हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।